मध्य प्रदेश में 20 साल के बाद, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर ये नतीजे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संगठन के तौर पर भी, पॉलिसीज जो योजनाएं चली सरकार की उसके तौर पर भी, और चेहरे के तौर पर भी, क्योंकि चाहे वहां पर घोषित न किया गया हो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री, लेकिन वही चेहरा है 18 साल से मध्य प्रदेश का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं वहां की बात मैं आपके सामने अब थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन ये नतीजे वाकई में अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। 103 भाजपा 149 में से। मुझे लगता है आपने जब ये सर्वे देखा होगा, इसके नतीजे देखे होंगे, आपको भी एक पल लगा तो होगा कि भाई अपनी टीम से इसको क्रॉस चेक कर लें कि कहीं ये वाकई कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं 17 तारीख को वैसे मध्य प्रदेश में ही था जब पोलिंग चल रही थी, तो मैं तो सिर्फ भोपाल रीजन में था क्योंकि मुझे अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही थी। पर जब जैसे जैसे ये शाम तक होते होते ये क्लियर हुआ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा भी अपनी टीम को भेजा हूँ। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आया तो मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ पे एक बहुत बड़ी लीड की तरफ थी और उसको शायद बहुत कम लोग उसको पढ़ पाए थे। उसके बहुत अलग अलग रीजन है जो हम लास्ट में जब हम फाइनल फिगर दिखाएंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या बहुत बड़ी वजह है उसकी। देखिए सारे रीजन जो है बीजेपी के साथ गए। अभी तक हमने भोपाल, मालवा, निमाड़ और बघेलखंड की बात की है। अब वो इलाका जहां बीजेपी ने पिछली बार बहुत खराब परफॉर्म किया था और इस बार भी बहुत तमाम लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में बीजेपी नहीं रिकवर कर सकती है। ये चंबल का इलाका जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है। ग्वालियर रियासत के राजा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां से आते हैं, जिन्होंने 2020 में सरकार बनवाई भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात आप करें तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह यहां से हैं। सारे दिग्गज जिस एक क्षेत्र में आते हैं ये है चंबल, और यहां आती है 34 सीटें। चंबल किसके साथ गया इस चुनाव में देखिए तो यहां भी जो ट्रेंड है वो कायम है कि बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत सुधारा है। यहां पर 14 सीटें जीत रही है 34 में से बीजेपी। एग्जिट पोल के मुताबिक 7 सीटों का फायदा पिछली बार की तुलना में। कांग्रेस अब बड़ी पार्टी है 20 सीटों के साथ, लेकिन ये 6 सीटों का नुकसान है। अन्य का भी खाता यहां से बंद होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी बीजेपी अपने आप को बेहतर कर रही है और इसके साथ आप देखिएगा 100, आप नीचे का जो टैली है वो रिफ्रेश होगी तो आपको पता चलेगा कि अब ये जो मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए 183 सीटों में ही, अभी तो 230 सीटें पूरी खुली नहीं है, 183 सीटों में एग्जिट पोल ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आ चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी मेजॉरिटी की सरकार बना सकती है। 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बन सकती है। और अब महाकौशल केवल आपको ये बताएगा कि मार्जिन कितना बढ़ा, लीड कितनी बढ़ाती है बीजेपी कांग्रेस पार्टी से। महाकौशल की 47 सीटें का डेटा आपके सामने हम रख देते हैं। महाकौशल से कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं, उनका इलाका छिंदवाड़ा महाकौशल में आता है और महाकौशल में बीजेपी का बहुत बड़ा प्रदर्शन आपको दिख रहा है। 32 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 15 सीटों पर केवल कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है महाकौशल में। और इसका नतीजा ये कि एक बहुत बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत, सरप्राइजिंग जीत, हैरान करने वाली जीत, जितने विशेषण आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस जीत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एग्जिट पोल में ये हमको दिखाई दे रहा है 3 दिसंबर इन्हीं आंकड़ों के आसपास रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि एग्जिट पोल ये हमें बता रहा है जनता की आवाज, जो जनता ने बताया हमें सर्वे करते हुए। 230 में से 140 से 159 भारतीय जनता पार्टी, मात्र 70 से 79 कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि वो 150 सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि हम सरकार बनाने के करीब हैं, लेकिन 150 सीट वाला ये चुनाव बीजेपी के लिए था। शायद इस बात को कोई और ना भाप पाया हो जो भावेश ने किया। देखिए मैं जब 17 को, जैसे मैं आपको कहता हूँ, बातें शुरू कर रहा था, जो लाडली बहना योजना है ना वो एक मास्टर, बस एक बार स्कोर कार्ड में आपको दिखा दूं। देखिए 5 राज्यों का स्कोर कार्ड है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 राज्य जाते दिख रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में 2 राज्य जाते दिख रहे हैं, जिसमें एक उसका अपना राज्य है मध्य प्रदेश, जहां वो अपनी बड़े मैंडेट की सरकार बना सकती है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीत सकती है। दूसरी उत्तर पूर्व की मिजोरम का राज्य है, जहां वो मिली जुली सरकार बनाने के करीब है, इसीलिए हम आपको ये 2 दिखा रहे हैं। और 3 कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव के नतीजे बहुत उत्साह भरने वाले होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन सरकार बनाती हुई दिखती है हमको।
राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार कांग्रेस पार्टी बना सकती है। तो इस लिहाज से आप अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा प्लस है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य उसके पास आ रहा है, ये उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन राजस्थान का बीजेपी के हाथ से निकल जाना एग्जिट पोल के मुताबिक ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ी निराशा की बात होगी। जी अब आप बात करिए। देखिए, जो मैं एक बार पहले भी ओपिनियन पोल में ये बातें कह सका, इसको फिर दोहराता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव था ना, एक तो प्रिविलेज जो शिवराज सिंह चौहान ने जो देना किया वो बहुत काम की थी। दूसरी बात आपको याद होगा, ये चुनाव पूरी की तरह 18 साल बस 18 महीने कमलनाथ की सरकार थी। 18 महीने जो कमलनाथ की सरकार, ये 15 से 18 महीने, उसमें कमलनाथ का जो काम था वो बहुत ही खराब दर्जे का था। वहाँ पे बिजली की कमी थी, वहाँ पे हर चीज का कमी थी, जिसके वजह से लोग उस जो अब कहते चलो 18 साल पहले वाली जो थी वो लोगों को कांग्रेस का दौर याद नहीं था, जिसके वजह से एक थीन मार्जिन में कांग्रेस वहां पे सरकार बना थी। लेकिन वो 18 महीने का जो एंटी इनकम्बेंसी था, मैं पहले भी बोला था कि कांग्रेस के पास भी एक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ वो 18 महीने का था, जिसके वजह से कांग्रेस जो एक शुरू में दिख रहा था, देखिए शुरू में जो 3-4 महीने पहले जो दिख रहा था कि कांग्रेस यहाँ कमबैक कर सकते, वो इस वजह से दिख रहा था क्योंकि बीजेपी में एक उपापोह की स्थिति थी। बीजेपी के लोग, बीजेपी में तो 4-5 ग्रुप बन गए थे, जैसे कि एक शिवराज चौहान का ग्रुप था, एक नरेंद्र सिंह तोमर का ग्रुप था। भाजपा के जो सेंट्रल लीडरशिप ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने किया, सबको चुनाव में उतार दिया कि पहले आप अपना चुनाव जीतो, उसके बाद आप सीएम की कुर्सी पर जाओ। तो वो एक स्मार्ट शिवराज सिंह चौहान को लेकर के अगर कोई फटीक, ये शब्द बड़ा इस्तेमाल किया गया चुनाव में, फटीक फैक्टर है साहब। शिवराज सिंह चौहान से कोई बहुत दिक्कत लोगों को नहीं है, लेकिन ये है कि भाई एक ही चेहरा देख नहीं, ये बात आपको नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। इनफैक्ट ये तो कहेंगे थोड़ा सा एक इमोशनल, थोड़ा सा जब उन्होंने लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, इस तरह का शायद कुछ, भाई चला जाएगा तो बहुत याद आएगा, मामा चला, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट था। तो एक तरह का थोड़ा सा सिंपैथी दिख रहा था। इसी वजह से शुरू में भी जब हम लोगों ने बीजेपी प्रेडिक्ट किया था वहां पे तो 120-25 दिख रहा था, लेकिन अब इसके बाद देखे कि जो जिस तरह का दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान को बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया भाजपा ने मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन ये 150 सीट वाला चुनाव अगर वो जिता करके ला रहे हैं तो कैसे इग्नोर कर पाएगी पार्टी उनको? देखिए, ये बात तो सारे मान रहे थे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो है वो बहुत काम कर रही है, जो ग्राउंड पे उस बारे में बात हो रही थी। लेकिन अगर इस तरह के नतीजे जो हैं, जो हमें को इस वक्त एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, ये आते हैं तो बीजेपी भी इसको लेकर सरप्राइज होगी, क्योंकि बीजेपी भी ये नहीं सोच रही थी कि वो इतना ज़बरदस्त तरीके से ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हम इसे बोलें, उस तरह की विक्ट्री जो है वो बीजेपी को मिलेगी। जो बात विभिन्न पार्टियों में या जो विभिन्न विश्लेषकों में चल रही थी वो यही था कि मध्य प्रदेश का ऐसा चुनाव था जो कि एक क्लोज चुनाव होने जा रहा था, जिसमें कि बीजेपी और कांग्रेस किसी भी जो पार्टी है उसकी तरफ सरकार जो है वो उसकी सरकार बन सकती है, लोग उसकी तरफ वोट कर सकते हैं। तो ये जो नतीजे हैं ये बहुत सरप्राइजिंग नतीजे हैं। अगर इस तरह के नतीजे होते हैं तो बीजेपी, हम जो लगातार कह रहे थे कि एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, तो आप मानते हैं ना वाकई हैरान करने वाला मैंडेट जनता दे रही है? शायद अगर ऐसा मैंडेट है तो बहुत हैरान करने वाला, और मेरे को लगता है बीजेपी के पूरे संगठन के लिए हैरान करने वाला। राजस्थान भी मध्य प्रदेश भी दोनों देखिए, एमपी में तो लगता है बम्पर बरसात कर दिया आशीर्वाद की जनता ने शिवराज सिंह चौहान पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और सौरभ जी, आपके संग तो डिबेट शो के अंदर मैंने कहा भी था कि 120 से 125 सीटें मध्य प्रदेश में मिल सकती है, लेकिन इतनी बम्पर सीटें मुझे लग रहा है कि 18 महीने का जो कमलनाथ का कार्यकाल रहा उसको देखने के बाद जनता ने तय किया कि यह सरकार हमें फिर से नहीं चाहिए और शिवराज सिंह को लाया गया है। देखिए, 18 साल का जो कमलनाथ का कार्यकाल रहा था वो बहुत एक निराशाजनक रहा था मध्य प्रदेश के लिए। उन्होंने शिवराज के पिछले कार्यकाल से तुलना की होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता ने सोच लिया था कि भाई कमलनाथ की जो सरकार फिर से आए, इससे बेहतर ये 18 महीने हमने भुगत लिया है, अब हमें वो नहीं चाहिए और शिवराज को वापस दिया। शिवराज सिंह वो 15 महीने जो उनको कांग्रेस पार्टी कहती थी कि इसकी सहानुभूति हमको मिलेगी कि हमारी सरकार गिरा दी गई, हुआ उल्टा, वो एंटी इनकम्बेंसी साबित हो गई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 18 महीने का शिवराज का कमलनाथ का जो कार्यकाल रहा था वो बहुत बुरे सपने के समान है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। आप देखिए वोट शेयर में जरा अंतर देखिए, वोट शेयर में अंतर देखिए जरा। पिछली बार चुनाव हारी भाजपा, लेकिन तब भी वोट शेयर में ऊपर थी, मार्जिनली ऊपर थी। और इस बार तो बता रहे हैं कि जो ग्वालियर चंबल संभाग है जहां बसपा भी बहुत प्रेजेंट रखती है वो भी साफ हो गई है, बसपा को एक सीट भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ रहता है, ज्यादा समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, समाजवादी पार्टी साफ हो गई है, बसपा साफ हो गई है। अब 8% का गैप अगर चुनाव में बीजेपी 20 साल के बाद ला पा रही है कांग्रेस पार्टी से, तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होगी, उसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे 3 साथी हमारे साथ हैं, देवेंद्र पराशर, विजय लक्ष्मी और अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
देवेंद्र, ये 150 की जैसी जीत क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपके साथ कर रहा था? हाँ बिल्कुल सौरभ, आज की बात करें तो आज दो नेताओं ने इस बात को कहा जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। उनमें से पहले की अगर बात बताऊं तो उनका ये कहना था कि 116 हमारा लोएस्ट होगा, 152 हमारा हाईएस्ट होगा। और मैंने 3-4 बार पूछा कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं या फीडबैक के बाद, वोटिंग के बाद आप कह रहे हैं? तो वो एकदम से कह रहे थे कि काउंटिंग के दिन मुझसे बात कर लेना। लोएस्ट 116, मतलब वर्स्ट कंडीशन में 116 जाएगा, हाईएस्ट जाएगा तो 152 जाएगा। दूसरे नेता की बात करें तो उनका ये कहना था, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, इतना मैं इशारा कर दे रहा हूँ कि 130 से हमारी काउंटिंग की शुरुआत होगी और उसके बाद हम जहां चले जाएं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एवरेज अगर निकालें बीजेपी के नेताओं से सौरभ, तो इसमें आपको दिलचस्पी ये दिखेगा कि जो नेता अब बता रहे थे वो एवरेज 125-30 तो कह ही रहे थे। इन्हीं नेताओं से अगर आप 6 महीने पहले बात करें और तब सीधे सीधे फीडबैक मिलता था कि पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। उनमें से एक नेता ने तो ये भी कहा था कि पार्टी ऑलमोस्ट आईसीयू में है। और उसकी सबसे बड़ी वजह सौरभ ये थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता एक तरह से निराश था, निष्क्रिय था। और आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी, उसका कार्यकर्ता अगर निराश हो गया हो तो पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह ने वो कमान संभाली तो वहाँ पर आपको ध्यान होगा कि भोपाल की पहली बैठक के बाद ही उन्होंने कमान ली और ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि मध्य प्रदेश में अब सब कुछ दिल्ली से तय होगा। और जिस प्रकार से लीडरशिप का फटीग को लेके इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, कि पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ज़्यादातर मिलेंगे वो कहते थे कि नहीं, अब सीएम बदल देना चाहिए। उसको काउंटर करने के लिए जो रणनीति बनाई गई और पिछले 2-2.5-3 महीने में अगर आप देखें तो चाहे लीडरशिप का मसला हो, संगठन का मसला हो या परसेप्शन का मसला हो, इन्हीं 3 चीज़ों पे कोई भी चुनाव निर्भर करता है। इन तीनों मामले में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आई। मध्य प्रदेश में चुनाव सिर्फ इस बात का हो रहा था कि क्या बीजेपी को रहना है या बीजेपी को नहीं रहना है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आज के नतीजे 3 को आते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से उन लोगों ने पूरा वॉकओवर दे दिया, वो कहीं लड़ते हुए नजर ही नहीं आई। कोई भी इशू आपको ऐसा ध्यान हो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की थी, कमीशन वाला उन लोगों ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की, उल्टा दांव पड़ा। उसके बाद बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ उसका जवाब दे देती थी। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लगभग 160 रैलियां की। कमलनाथ, जिनको सत्ता में आना था, 40 से 42 रैलियों पर सिमट गए। राहुल गांधी का आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कितना कम दौरा रहा। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में ऐसा दिखा रही थी कि बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत शानदार तरीके से लड़ा। और आज के नतीजे अगर 3 को आते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए, अगर इतने ज़्यादा आते हैं जो हाईएस्ट लिमिट है, अगर वैसे आंकड़े आते हैं तो बीजेपी के नेताओं के लिए भी एक बहुत प्लीजेंट सरप्राइज होगा। अब मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बीजेपी को ऐसी जीत मिलती है मध्य प्रदेश में, इस पर आगे बात करेंगे क्योंकि यही एक प्रश्न अब बचा है। क्योंकि अगर आप ऐसी जीत 140, 160, 230 में से किसी पार्टी की बात करें तो फिर और कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। लेकिन अनुराग अमिताभ जो कि चुनाव में पूरा वो घूमते रहे इस प्रदेश के अंदर, अनुराग, ये तो इसी को तो आप वेव कहते हैं ना किसी इलेक्शन में, इसी को आप लहर कहते हैं। क्या ये महसूस हो रहा था? देखिए मैं बताऊं, ये मध्य प्रदेश में 21वीं सदी का अगर सबसे टफेस्ट इलेक्शन कहा जाए बीजेपी के लिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पहला इलेक्शन था जिसमें लहर नहीं दिखाई दी। बहुत साइलेंट तरीके से इलेक्शन लड़ा गया, कोई चेहरा सामने नहीं था। कांग्रेस की तरफ से जरूर चेहरा था लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं था। अगर ये नतीजे 3 तारीख को आते हैं, ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश देश में आरएसएस और बीजेपी की लैबोरेटरी है। अब उस लैबोरेटरी को वाकई में अंजाम पर दिया है अगर ये आंकड़े आ रहे हैं तो ये बताते हैं। क्योंकि आप चुनाव से पहले देखिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी निर्णय लिए वो मध्य प्रदेश में लिए गए, ऐसे निर्णय जो अमूमन भारतीय राजनीति में देखे नहीं गए। सबसे पहले निर्णय लिया गया तकरीबन 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्री समेत 4 सांसदों को मैदान में उतार दिया गया। लोगों ने कहा यह डिमोशन है, पर डिमोशन नहीं है, एक तीर से कई निशाने साफ तौर पर साधे गए, तमाम शत्रुओं को उतारा गया। लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने जमीन पर उतरकर 2018 में जो तमाम गलतियां की थी, जिसके चलते एज पर आकर रह गई थी, 109 रह गई थी 116 में से, उन गलतियों को सुधारा। नंबर 1 गलती थी कि एक बीजेपी के मुताबिक एक के हाथ में नेतृत्व देने से कहीं ना कहीं अगर एंटी इनकम्बेंसी रहती है उसको कैसे खत्म किया जाए। अमित शाह ने एक के बाद एक लगातार जुलाई से दौरे करने शुरू किए। अपने तमाम दौरों में जब वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे तो उसमें
जिसमें साफ तौर पर एक संदेश देते थे कि नेता चुनाव नहीं जिताता है जो मेरे साथ मंच पर बैठा हुआ है, कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। तमाम नेताओं को मंच पर, मैदान पर उतारकर उन्होंने ये समझा दिया था कि आपको ये बूथ जिताना है। दूसरी बात अगर देखें, अगर ये नतीजे 3 तारीख को परिलक्षित होते तो माना जाएगा कि जिस 5 मार्च को वो जिस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे, जिसे कहा जा रहा था ये गेम चेंजर है, तो एक वास्ट गेम चेंज किया है भारतीय राजनीति में। मध्य प्रदेश के परिदृश्यों में देखें तो ये इससे बड़ा गेम चेंज जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी को नहीं थी। तकरीबन 72 सीटें ऐसी थी जिसपे महिलाओं ने 80% से ज्यादा वोटिंग की थी। तो क्या ये जो 72 सीटें हैं, जिसमें से ग्वालियर चंबल की 10 से 12 सीटें, माफ कीजिए, मालवा की 10 से 12 सीटें, निमाड़ की कुछ सीटें रही हैं, महाकौशल की सबसे बड़ी बात, महाकौशल जहां की 38 में से 24 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, वहां पे भी 18 से 20 सीटें ऐसी थी जहां की महिलाओं ने खुलकर वोट दिया। तो सवाल एक इस दायरे पर भी रखा जाएगा कि बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत हल्के से नहीं लिया जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जा रही है। अगर ये 3 तारीख को अभी आप स्टूडियो में बात कर रहे थे, सचिन ने कहा कि अगर इस जनवरी को 1 जनवरी जब आई, कोई एक ऐसा चुनाव जो परफेक्शन के साथ कैसे लड़ा जाता है उसकी बात करें किसी भी दल के नजरिए से, तो वो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में करके दिखाया, ऐसा लग रहा है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, जैसे देवेंद्र भी कह रहे थे, क्या ये वॉकओवर दिया है कांग्रेस पार्टी ने? ऐसा ही लगभग लग रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुरुआत की कांग्रेस पार्टी के कैंपेन की, लेकिन 2 रैलियां करने के बाद फिर ऐसा लगा कि कांग्रेस का कैंपेन बिल्कुल फिजल आउट कर गया, नहीं दिखाई दिया वो दम प्रचार में। बड़े नेता भी नहीं मध्य प्रदेश में जा रहे थे और बीजेपी लगातार नैरेटिव सेट कर रही थी मध्य प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे चुनाव छोड़ेगी ये समझ में नहीं आता और परिणाम, नतीजे दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में। देखिए, मध्य प्रदेश में जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है सौरभ, तो वन मैन शो रहा। कमलनाथ ने पूरी कमान संभाली, कैंपेनिंग से लेकर के तमाम चीजें जो हैं वो कमलनाथ खुद सुपरवाइज कर रहे थे। और मुझे लगता है जो एग्जिट पोल, मुझे नहीं पता अभी कांग्रेस का कोई प्रवक्ता है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश एकमात्र स्टेट था सौरभ जिसको लेकर के कांग्रेस के नेता एकदम आश्वस्त थे। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस कहती थी कि हाँ हम गिरेंगे, हमारी परफॉर्मेंस खराब होगी। राजस्थान में वो कहते थे मतलब सरकार बना लेंगे लेकिन 50+ के साथ बनाएंगे। राजस्थान को लेकर कहते थे 90+ और इंडिपेंडेंट के सपोर्ट से बना लेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है सौरभ जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता 126 से नीचे आने को तैयार ही नहीं थे। इनफैक्ट जिस दिन वोटिंग हुई उसके अगले दिन कमलनाथ का जन्मदिन था। उनके घर पे जब हम गए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा ही कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आ रहा था। काफी कार्यकर्ताओं की वहां पर भीड़ भी नजर आ रही थी और लोग कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी क्योंकि अच्छा कर रही है इसलिए यहाँ पर उनके जन्मदिन पर लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अगर इस तरह का होता है तो मुझे लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यही चीजें नतीजों में कन्वर्ट होती हैं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब रहा और बहुत गुटों में कांग्रेस वहां पर बटी हुई नजर आई। हर नेता ने चाहा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को टिकट मिले, उससे जो विनेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ। मध्य प्रदेश में आपने ठीक कहा कि कोई एक राज्य जहां सबसे मुफीद परिस्थितियां रही होंगी चुनाव में जाते हुए, तो कांग्रेस के लिए वो एमपी रहा होगा। आपको बहुत सारे मैसेजेस कांग्रेस के नेताओं से मिलने वाले होंगे, इतना तय है। लेकिन अब ये जो आप पूरा स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे इन 5 राज्यों का, तो इसमें आप पाएंगे कि कांग्रेस के पक्ष में 3 राज्य हैं, स्कोर 3 है कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में 2। तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। चुनाव में जाते हुए 3 बड़े राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और तेलंगाना के अंदर। यानी उत्तर में भी और दक्षिण में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत की वापसी हो सकती है, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं और तेलंगाना के अंदर भी कांग्रेस पार्टी पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी की बात कीजिए, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के लिए है, लेकिन अगर बड़े राज्यों में अगर आप देखेंगे तो स्कोर कार्ड 3-1 आपको दिखाई देगा। इस लिहाज से अगर ये वाकई सेमीफाइनल है 2024 का, तो ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दे रहा है राहुल महाजन जी। क्या इसका कोई क्लियर संकेत 2024 के लिए है? देखिए, मुझे लगता है कि जो राज्य के चुनाव होते हैं, जो विधानसभा चुनाव होते हैं, वो कोई केंद्र के चुनावों से कोई उसका संकेत नहीं होते हैं। मेरा ये पर्सनल मानना है। केंद्र में अलग जो इश्यूज होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अगर आप पिछले चुनावों को 2019 के चुनावों को भी देखें तो कोई राज्य के इश्यूज जो थे वो कोई केंद्र में नहीं गए थे। केंद्र के इश्यूज अलग थे कि जो भारत की सुरक्षा है वो एक इशू था,
जो स्कीम्स हैं, जो नेशनल लेवल पर जो है बीजेपी ने स्कीम्स जो फ्लोट की थी, वो बड़े इशू थे। ये मैं हरगज नहीं मानता कि केंद्र का चुनाव जब होता है तो बड़े मुद्दों पे ये होता बात है। आपकी ठीक है। एक खास बात और होती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक देश को आगे लेके जा सकता है, ये एक बड़ा फैक्टर होता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी किसी भी और नेता पे भारी पड़ते हैं, तो ये भी एक फैक्टर जो है वो केंद्र के चुनावों में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको और पर्सपेक्टिव में रखते हुए 2018 में इन्हीं चारों राज्यों का आप नतीजा देखिए, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, फिर भी 2024 में अभूतपूर्व मैंडेट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर, उनके काम पर। तो ऐसा नहीं है कि पहले हार के बाद लोकसभा के चुनाव में जाते हुए कुछ अनहोनी हुई बीजेपी के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी कहेगी। लेकिन जो इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी है, उनकी कोशिश ये है कि जहां जहां आपकी सरकार बन जाए, 2-2, 5-5, 7-7 सीटें भी अगर बीजेपी की टैली से कम होती हैं तो वो उनके लिए एक बड़ी कामयाबी। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि देखिए, लोकसभा चुनावों में वो राज्य भी जहां पे कांग्रेस की सरकारें थी, वहां पे भी बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में अच्छा किया, वहां पे उनको नंबर्स मिले। ऐसा नहीं है कि, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो राज्य का चुनाव है राज्य के मुद्दों पे होता है, राज्य में क्या हो रहा है, वहाँ पानी के मुद्दे होते हैं, वहाँ पर सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, वहाँ पर महिला सुरक्षा या जो स्थानीय मुद्दे होते हैं कि किसान को जो उसकी क्रॉप का प्राइस मिला नहीं मिला, ये सारे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो वहाँ के मुद्दे होते हैं जिस पे चुनाव लड़ा जाता है। तो ये 24 का कोई आप सेमीफाइनल जैसी बात नहीं मानते आप? समीर जी, 24 में तो कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रहेगा, और उनके सामने मतलब कांग्रेस का ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस का ये बेहतर प्रदर्शन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करेगा, और अब कांग्रेस का दावा बन जाएगा कि वो अपने टर्म्स के ऊपर राज्यों के अंदर गठबंधन कर सकता है। अखिलेश यादव को इस बात का प्रेशर रहेगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को स्पेस देना पड़ेगा, नीतीश कुमार पे इस बात का प्रेशर रहेगा, ममता बनर्जी के ऊपर इस बात का प्रेशर रहेगा, और ये बात तय है कि इसके बाद कांग्रेस का मॉरल बहुत बढ़ेगा और इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में बनने की कोशिश करेगा, और कांग्रेस उसके अंदर एक बड़ी लीड लेने की तैयारी में। राहुल गांधी का कद बढ़ेगा? हाँ, कांग्रेस का कद बढ़ेगा, उसमें फिर मतलब खड़गे का बढ़े, राहुल गांधी का बढ़े, और राहुल गांधी का निश्चित रूप से कद बढ़ेगा, और बेसिकली कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी इंडिया गठबंधन के अंदर। और उसके जो सहयोगी दल है, जो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्टालिन हो, इन सबको कांग्रेस को स्पेस देना पड़ेगा। जब वो सीटों का बंटवारा करने के लिए बैठेंगे तो कांग्रेस की बार्गेन पावर बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेगी। ठीक, समीर, माफ कीजिएगा, सज्जन, क्या है इसमें 24 के लिए कोई ट्रेंड है या बिल्कुल जुदा होते हैं दोनों किस्म के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के? नहीं, देखिए, परसेप्शन के लेवल पे देखें, धारणा के स्तर पे देखें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को एक मोमेंटम मिलेगा, उसकी बार्गेनिंग लेवरेज बढ़ेगी। कोई बीआरएस का हारना ये होगा कि एक थर्ड फ्रंट जो कि इंडिया एक्सपेरिमेंट को फ्रस्ट्रेट करता, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड पे देखें तो कोई लिंक नहीं है। आधे से ज्यादा जो एंटी बीजेपी वोटर हैं प्रदेशों में, अगर उनकी बात करें तो 24 को लेकर उनमें एक स्पष्टता है कि वो बीजेपी मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता परसेप्शन वार में कांग्रेस को मोमेंटम मिलेगा, ग्राउंड पे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा आज की तारीख में नहीं दिख रहा है। जी, तो ये देखिए स्कोर कार्ड जो आपको दिखा रहा है, ये 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, इसमें दक्षिण का भी एक राज्य है और उत्तर के भी 2 राज्य बनते कांग्रेस पार्टी के पास जाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वो वोटर जो शायद राज्यों में क्षेत्रीय दलों की तरफ चला जाता था, 2024 की मैं बात कर रहा हूं, क्या अब उसको स्पष्ट दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है? वो मुसलमान वोट हो या और कोई वोट हो जिसको आप लोग स्विंग वोट कहते हैं, क्या वो अट्रैक्ट होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ? बिल्कुल होगा। देखिए, आप पूरा जो 2024 हम लोग धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों ने ये मान लिया है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से उनको चुनाव करना है। तो आप देखिए, जो वहाँ तेलंगाना में जो चुनाव हुआ है, वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे जो पार्टी लीडिंग है उसको दिया। हालांकि बीजेपी पहले बहुत अच्छा मेहनत करी थी, वहाँ पे बीजेपी ने एक तरह का पूरा आप देखेंगे ना, तेलंगाना में आज जो कांग्रेस इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ी है, उसमें बीजेपी का भी योगदान है। बीजेपी ने वहाँ पे 1-2 साल 3 साल पहले से वहाँ पे जो बंदी संजय कुमार, उन्होंने पूरी की पूरी तरह एक्सपोज कर दिया था केसीआर को और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो एक कहते हैं उसके वजह से वो उनको हटाएगा और इसके वजह से बीजेपी पीछे रह गया।
और कांग्रेस एक डिफॉल्ट बेनिफिशियरी वहां बन के उभरी है, जिसके वजह से आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है कांग्रेस वहां भी सरकार बना ले। आप साउथ में देखिए, यहाँ पे नॉर्थ में देख लीजिए, तो एक बहुत बड़ी चैलेंज बीजेपी के लिए भी होगी 2024 में। हालांकि जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो अलग मुद्दे पे होंगे, लीडरशिप पे होंगे। लीडरशिप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीजेपी आज जहां भी पीछे आपको दिख रही, चाहे राजस्थान में जो बीजेपी आज पीछे दिखे, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ कि बीजेपी लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पाई। उसी तरह छत्तीसगढ़ में क्रिएट नहीं कर पाई। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में उनके पास एक एडवांटेज है कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा फेस है, जो 10 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने वो चीजें डिलीवर किया है जो लोग इस देश में चाहते थे। इसीलिए लोकसभा चुनाव जो 2024 होगा उसमें कांग्रेस एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। और मेरे ख्याल से आज के नाइट में कम से कम ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को नींद नहीं आने वाली। नहीं, अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो ये स्कोर कार्ड कुछ भी दिखा रहा हो, 3 कांग्रेस की तरफ है, एक ही बड़ा राज्य भारतीय जनता पार्टी एमपी वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सारे राज्यों में बीजेपी फेसलेस गई, कोई किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। चेहरा अगर था तो एक ही था, नरेंद्र मोदी। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए लगभग हर राज्य में, तेलंगाना में छोड़ दें, बीजेपी वहां पर एक कोई बहुत बड़ी ताकत जो है विधानसभा चुनाव में मानी भी नहीं जा रही थी। तो अदरवाइज आप देखें तो जो भी वोट है वो है नरेंद्र मोदी के नाम पर ही। देखिए, एक तो बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है, जो लोग बीजेपी को ऑब्जर्व करते हैं, बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि उसका नया नेतृत्व जो है राज्यों में वो उभर के सामने आए। और उसकी कोशिश भी इसमें दिखाई देती है जब वो किसी एक व्यक्ति के नाम पर या एक व्यक्ति के फेस पर जो है वोट नहीं मांगती है। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि इस बार जो जिसके नाम पे आप वोट दीजिए वो कमल के नाम पे वोट दीजिए, वो अपने नाम पे भी नहीं मांगते हैं। तो एक बीजेपी के सामने चुनौती भी है कि वो राज्यों में अपनी जो सेकंड रंग लीडरशिप है, जो राज्यों को आगे बढ़ाएगी, बीजेपी को राज्यों में आगे बढ़ाएगी, वो उसको उभारना चाहती है। और वो भी कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई देती है। चाहे अगर हम ये भी देखें कि जिस तरह से एमपीज़ को चुनावों में उतारा गया, जिस तरह से दूसरे नेताओं को चेंजेस जो किए गए, चाहे वो आप तेलंगाना में ही देखिए जो चेंज किया गया वहाँ पे अध्यक्ष का, तो ये सारे उस ओर संकेत हैं कि नई लीडरशिप आ गया है। इसमें सौरभ जी, मेरा यह कहना है कि बीजेपी की एक बड़ी गलती ये रही कि आपके पास स्थापित नेता थे प्रदेश के अंदर, आपने उनको स्पेस नहीं दिया। अगर वसुंधरा को ये पहले स्पेस दे देते, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते, उसको लीडरशिप में लेके आते, तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर करती। छत्तीसगढ़ में आप रमन सिंह को ले लेते, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इतना लोकप्रिय लीडर है, पिछड़ों के नेता रहे, आप उन्हें और मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देते तो भारतीय जनता पार्टी और बेहतर करती है। हालांकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जहां नेता होने के बाद भी आपने उनको पीछे रखा और मोदी को आगे किया, तो ये सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मोदी कितने भी लोकप्रिय हो, प्रदेश के अंदर आपको एक चेहरा लगेगा जो आपकी गाड़ी को प्रदेश में खींच सके। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी पार्टी को खींचते हैं, प्रदेश में आपको एक नेता लगेगा सिर्फ मोदी के नाम पर। आप प्रदेश के राजस्थान की बात आपने कहा, राजस्थान वो राज्य है जिसको लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा निराश होगी अगर ये नतीजे आते हैं 3 तारीख को तो। लेकिन यही वो वसुंधरा राजे हैं जो पिछले चुनाव में जिनके लिए नारा था वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा दिया गया था। और अब ये कहना कि उनको प्रोजेक्ट करते तो बीजेपी शायद बेहतर कर लेगी। कोई थंब रूल नहीं है कि आप एग्जैक्टली नेता बहुत है राजस्थान में, नेता बहुत है आपके पास। आप वसुंधरा को नहीं करते, किसी और को प्रोजेक्ट करते। मुझे लग रहा है आप एक लीडरशिप एमपी में आपका वो कार्ड चल गया, आपने चेहरा नहीं दिया, जनता को ये लगा कि भाई ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है अगर जीते। देखिए हरियाणा में भी ये कार्ड चला था। ऐसा नहीं है कि ये बाकी उन्होंने राज्यों में ये टेस्ट किया हुआ है कि अगर आप कोई चेहरा नहीं भी देते हैं तो भी जो है बीजेपी संगठन के नाम पर और बीजेपी के नाम पर वोट होता है। मैं आपके सामने अब यक्ष प्रश्न रख देता हूं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरा है क्या? नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आने में आप इन चुनावों की दृष्टि से कोई रोड़ा देखते हैं क्या? आपके खुद ही सर्वे जो होंगे उसमें भी ये दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं से कितना आगे हैं अगर प्रधानमंत्री का चुनाव करना हो। अगर आप सर्वे करें तो भी आपको दिखाई देगा, जो पीछे अखबारों में या बाकी सब उसमें भी सर्वे आए उसमें प्रधानमंत्री बहुत आगे हैं। और जो 2024 का चुनाव होगा मुझे लगता है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती जो है वो टिक नहीं पाएगी।